चलिए स्टार्ट कीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी आप लोग की ख़त्म हो चुकी थी। आज से हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। ओके, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जगह कुछ बेनिफिट होगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। थोड़ा सा देखने के बाद अगर चल जाएगा तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, जो प्राचीन भूगोल का जनक किन्हें माना जाता है? हेकेटियस को। किसको माना जाता है? हेकेटियस को। याद रखिएगा, से प्राचीन भूगोल का जनक कौन है? हेकेटियस। कौन है? हेकेटियस, याद रखिएगा। अच्छा, भूगोल शब्द जो है कौन सी भाषा का है बताइए तो? ग्रीक भाषा का। कौन सा? ग्रीक भाषा का, याद रखिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, जो प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हेकेटियस को। किसको? हेकेटियस को। और भूगोल शब्द जो लिया गया है वह कौन सी भाषा का बताइए तो? ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा? उसके बाद जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एरेथोस्थेनीज। कौन किए थे? एरेथोस्थेनीज, याद रखिएगा। अच्छा, व्यवस्थित भूगोलों का पिता किन्हें कहा जाता है? एरेथोस्थेनीज को। किसको कहा जाता है? एरेथोस्थेनीज, याद हुआ इतना। तब प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हाँ, ओके, हेकेटियस। उसके बाद भूगोल शब्द की अगर बात किया जाए, भूगोल शब्द की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ग्रीक भाषा। उसके बाद जियोग्राफी शब्द का प्रयोग जो किया गया था वह किसने किए थे बताइए? एरेथोस्थेनीज। और उसके बाद व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? एरेथोस्थेनीज को ही माना जाता है। अच्छा, आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को ना। अलेक्जेंडर वन कथी? हम्बोल्ट को माना जाता है। तो फिर से देखिएगा, आधुनिक भारत यानी कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विश्व मानचित्र में निर्माणकर्ता कौन थे बताइए तो? एनेक्सिमेंडर। एनेक्सी क्या होगा? एनेक्सिमेंडर। तो कहेगा विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? एनेक्सिमेंडर। कौन थे? एनेक्सिमेंडर। 2 बार 3 बार याद कीजिएगा, अपनी याद हो जाएगा। विश्व भूगोल का निर्माता बताइएगा? मार्टिन बेहम। कौन हो जाएगा? तो विश्व भूगोल का निर्माता कौन हो जाएंगे? नहीं, ग्लोब का, सॉरी, ग्लोब कथी है? भूगोल नहीं। तो कहेगा से विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन है वो, सॉरी, क्या होगा? बेहम। भौगोलिक यानी कि विश्व कोश की रचना किसने किया था? स्ट्रैबो ने। किसने किया था? तो भौगोलिक विश्व कोश की रचना किसने किया था? याद रखिएगा। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, पहला का बताइएगा? भूपट्टी। दूसर का? तीसर का? क्रोड को। अगर देखा जाए भूपट्टी को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? चलिए, उसके बाद आगे पृथ्वी के ऊपरी भाग की अगर कहते हैं हम लोग कथी? क्रस्ट। अब भूपट्टी जो बना होता है क्या चीज से बना होता है? बेसाल चट्टानों से बना होता है। क्या चीज से बना होता है? बेसाल चट्टानों से बना होता है। तब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला का भूपटल, नंबर 2 मेटल, नंबर 3 याद रखिएगा 3। उसके बाद अगर देखा जाए भूपटल की अगर बात किया जाए, पृथ्वी की ऊपरी जो भाग जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूपटल। क्या कहते हैं? है ना, भूपटल को ही हम लोग क्या कहेंगे बताइए? भूपट्टी या भूपटल यानी कि क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भूपट्टी जो बना होता है कौन सी चट्टान से? बेसाल चट्टान से। कौन सी चट्टान से? भूपट्टी की मोटाई कितनी किलोमीटर होती है? 34 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर। भूपट्टी या क्रस्ट का निर्माण हुआ था किसके किसके मिलने से बताइए? सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और, याद रखिएगा, सिलिका और कथी? एल्युमिनियम, याद रखिएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है सियाल। क्या कहा जाएगा? देखिए सियाल से कैसे याद रखिएगा? सियाल, सी से सिल्का, याल, याल माने एल, सियाल, सी माने
सिल्का, अयाल, याल माने एल्युमिनियम, फंस रहा है ना, सियाल कहेगा तो कथी, सिल्का और एल्युमिनियम, सिल्का और, याद रखिएगा। मेटल का निर्माण जो हुआ था वह क्या चीज से हुआ था बताइएगा, सिल्का और मैग्नीशियम से, सिल्का और जिसको हम लोग कहते हैं सीमा, क्या कहते हैं, देखिए सी से हो जाएगा सिलिकॉन, मा से ए माने मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा, उसी में आंसर छुपा हुआ रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, सियाल कहेगा तो कथी कथी होगा इसमें, सिल्का और कथी, और सीमा कहेगा तो मैग्नीशियम, मा माने यानी कि मैग्नीशियम, याद रखिएगा। मेटल की मोटाई की अगर बात किया जाए कितना से कितना है, 34 से लेकर 2900, 34 से लेकर किलोमीटर तक। भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व की अगर बात किया जाए क्या है, ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 46.60, 46.60%। और सिलिकॉन की अगर बात किया जाए 27.72, उसी को पलट दीजिएगा ना तो हो जाएगा, 27 को पलट दीजिए तो 27 पॉइंट, अब 7 नहीं आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा तो 72 हो जाएगा, 27.72, याद रहेगा ना जी। तो भूपट्टी पर सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, ये पूछा जाता है कितना परसेंट है, 46.60, 46 और दूसरा का स्थान किसका, सिलिकॉन का, कितना 27.72, 27 और एल्युमिनियम जो होगा से 8.13, 8.13। अच्छा पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड, जो अंदर बीच जो टर्म जो होता है, केंद्र का भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड, क्या कहते हैं, क्रोड। अच्छा क्रोड की मोटाई की अगर बात किया जाए कितना किलोमीटर तक है, 2900 से 6370, 6370, याद रखिएगा। अच्छा क्रोड का निर्माण जो हुआ वह किससे हुआ, निकेल एवं क्या चीज से, लोहा से, जिसको हम लोग कहते हैं नीफे, क्या कहते हैं, देखिए पहला क्या क्या था बताइएगा, सियाल, कथी था, दूसर का सीमा, तीसर का नीफे। तो नीफे, नी से निकिल, अफे से फेरस माने यानी कि लोहा, आयरन, याद हो जाएगा ना। तो नीफे में क्या क्या होगा, निकेल और लोहा ना। उसके बाद सीमा में क्या होगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होगा ना, सीमा। और एक होगा सियाल, सियाल माने सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तीनों फंस गया ना, फंसा कि नहीं। चलिए आगे, असंबद्धता यानी कि होती है पृथ्वी की परतों की मध्य पाए जाने वाले वह क्षेत्र जहां दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है। अच्छा ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच का घनत्व संबंधित भिन्नता क्या कहलाती है, कोनराड, कोनराड क्या है, कोनराड कहलाता है। अच्छा क्रस्ट एवं मेटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाती है, मोहो, क्या कहलाएगा, मोहो, मोहो। उसके बाद आगे, मेटल और कोर का अलग करने वाली सीमा क्षेत्र क्या कहलाती है, गुटेनबर्ग, क्या कहलाएगा, गुटेनबर्ग, क्या कहलाएगा। ऊपरी कोर एवं निचली कोर का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है, लेमैन, क्या कहलाएगा, लेमैन, क्या कहलाएगा, लेमैन। उसके बाद अगले, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है, मैग्मा, माने अंदर रहा तो मैग्मा, बाहर निकला तो लावा, अंदर तो और बाहर निकला तो, उसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी भी कई प्रकार के, 3 प्रकार के। एक कौन ज्वालामुखी बताइए पहलक का, जितेंद्र, नंबर 1, हाँ 3 प्रकार के बताइए, प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक हम बताए, 2 और बताइए फिर हम बताएंगे जी, हाँ जी शांत, उसके बाद प्रसुप्त होता है। देखिएगा एक ज्वालामुखी जो होता है, मेरी बात सुनिएगा, शांत ज्वालामुखी जो होता है कभी भी उद्गार होता है कि नहीं होता है, कभी भी उद्गार ही नहीं होता है। उसके बाद है तो एक होता है क्या, प्रसुप्त, प्रसुप्त ना, इस ज्वालामुखी क्या होता है, हाँ है बाकी हुआ नहीं है। एक जो है सो उद्गार हो ही रहा है, माने हो रहा है, और माने होने, माने होते रहेगा। 3 तरह के याद रखिएगा, एक जो होता है जब भी उद्गार हो रहा है, एक जो है से उद्गार होने माने हुआ नहीं है बाकी होने की संभावना है, और एक जो होता है से न अभी तक उद्गार हुआ है न कभी होगा।
वो मैग्मा जो होता है, एक बात और ध्यान में रखिएगा, अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है तो लावा बनता है, और वह लावा कहीं जाकर जम जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय चट्टान ना, जिसमें लोहा चांदी सोना तांबा ये सब विद्वान होता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे। भूपट्टी पर औसत घनत्व की अगर बात किया जाए कितना से कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे पृथ्वी का औसत घनत्व की बात किया जाए तो 5 पॉइंट का है। अब भूपट्टी की अगर बात किया जाए तो 2.7 भूपट्टी की बात किया जाए तो 2.7। अब पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितना है? 6370। कभी ऑप्शन में एग्जाम टेस्ट में था जितेंद्र, था ना ये वाला जी। तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितना? 6370। आगे चलते, पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों का अपेक्षा जो होता है वह क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अच्छा, पृथ्वी के प्रति 32 मीटर की गहराई जाने में कितना तापमान की वृद्धि होती है? 1 डिग्री। क्या डिग्री? 1 डिग्री सी, 1 डिग्री। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान में वृद्धि के दर में गिरावट भी आती है, गिरावट भी याद रखिएगा। अच्छा, कितना मीटर गहराई जाएगा तो बढ़ेगा? 32। कै डिग्री? 1 डिग्री। आगे, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है क्या चीज से? यूरेनियम डेटिंग से। क्या चीज से? याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु जो ज्ञात किया जाता है क्या चीज से? यूरेनियम डेटिंग से। क्या चीज से? पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत कौन सा मंडल कहलाता है? स्थल मंडल। कौन मंडल? अच्छा, क्या को मंडल? 5 गो। एनीबॉडी? ये ऐसे देखिएगा 4 गो होता है, वो मंडल अलग हो गया। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, एक जैव मंडल आता है, 4 गो होता है। कै गो होता है? और ये वाला मंडल आपका 5 गो। कै गो? सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल। कौन मंडल? उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद बताइए आयन मंडल, तब मध्य मंडल, और उसके बाद बही मंडल। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, पराबैंगनी किरण जो होता है वह कौन सा मंडल जो होता है सो उसको रोकता है? कौन मंडल में? आयन मंडल। कौन? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्या कुछ कुछ बोलते हैं। कौन सा मंडल? समताप, आयन मंडल। हाँ जी बोलिए, देखते से हम आखिर पूरा क्लियर कर देंगे। समताप, क्षोभ मंडल जी, जितना भी होता है इसे आयन मंडल में होता है। रेडियो का प्रसारण जो होता है इसे आयन मंडल में ही होता है। अब पराबैंगनी किरण जो होता है इसे कौन से मंडल में? समताप मंडल में स्थित रहता है। कौन से मंडल में? याद रखिएगा। अरे क्षोभ मंडल तो हो गया जितनी भी माने बादल उदल, पक्षी उक्षी का उड़ना, मौसमी जितना भी घटना है वह क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। समताप मंडल में प्लेन चलता है। कथी चलता है? प्लेन नहीं, प्लेन चला देंगे अभी। हाँ वही ला तो कह रहे हैं। आगे, तो स्थल मंडल की अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो कितना है? 29। अच्छा, जल कितना प्रतिशत में होगा बताइए तो? 71। कै? 71। अच्छा, हमारे यहाँ पीने योग्य पानी कितना है बताइएगा? 2.5। 2 लवणीय है कि अलवणीय है? अलवणीय है, माने लवण वाला पानी हम लोग पी नहीं सकते। अच्छा, वो कितना होगा? 96.5। 96 महासागरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी पर, हाँ गौरव आप निकलिए, पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ शुद्ध जल की अगर बात किया जाए तो कितना बताइए तो? 2.5%। 2 है ना, 2.5%। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई जो होती है से कितना है बताइए तो? 88-50। अच्छा, ये किसकी ऊंचाई है बताइए तो? माउंट एवरेस्ट। तो देखिएगा, पृथ्वी की सबसे ऊंचाई जो कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट, और सबसे गहरा की बात किया जाए तो मेरियाना, हाँ मेरियाना गर्त जो 11 का 22, 11 एकड़ कितना? 88-50। दोनों में डिफरेंट कै किलोमीटर का? 32 किलोमीटर का। कै किलोमीटर का? हाँ 32 है, 22 किलोमीटर की 32।
वही कौन वाला? मीटर में नहीं 2200 और 10 कुछ मीटर है तो वो क्या किलोमीटर में शायद 32 किलोमीटर की। नहीं सर देखिए ना, अभी मारिए टकाटक, क्योंकि कंफ्यूज नहीं रहना, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। दोनों का डिफरेंट देखिए, मेरियाना गर्त और माउंट एवरेस्ट की दोनों का बीच, नहीं नहीं 2 किलोमीटर, बाप रे बाप। सर ये 172 मीटर का 2 किलोमीटर का तो डिफरेंस है वही तो मीटर में है। हाँ मीटर में दिया हुआ है 2 किलोमीटर 11,000 किलोमीटर थोड़ी होगा उतना कर लेता है 11 से 22 मीटर हुआ तो 11 किलोमीटर हो गया इसका। जी सही बोल रहे हैं। अच्छा 20 किलोमीटर यानी कि ठीक, तो 20 किलोमीटर का अंतर है, 20 किलोमीटर का अंतर है माउंट एवरेस्ट और मेरियाना गर्त के बीच की, यानी कि दोनों का अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई का लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है जी, 20 किलोमीटर। या देख सकते हैं पेज नंबर 81 ज्योग्राफी का निकाल लीजिएगा। स्थल मंडल, कौन मंडल? स्थल मंडल में। ओके, और कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अरे तो अभी हम चल रहे हैं क्या, हम तो दोनों की वो नहीं बोले, स्थल मंडल टॉपिक है जी, टॉपिक का नाम बोले हैं, उसी में जाइए ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 और मेरियाना गर्त की ऊंचाई हो गया 11022। अभी कहता है से दोनों में पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई लगभग कै किलोमीटर का? 20 किलोमीटर का ही अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कोई डाउट? 20। अब आगे चलते हैं। आगे स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जो है से कहाँ है? नेपाल में। कितनी इसकी ऊंचाई है? 88, कभी कभी 50 नहीं रहेगा ना तो 48 भी दिले रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। आगे स्थल मंडल की अधिकतम गहराई की बात किया जाए, देखिए आ गया 11,022, 11,0 ये किसका है? मेरियाना गर्त। याद रखिएगा यह मेरियाना गर्त कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान। क्या कहलाता है? चट्टान भी कई प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है अग्नाशय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, एक होता है रूपांतरण चट्टान, और उसी को कहते हैं यांत्रिक चट्टान। याद रखिएगा, मेरी बात समझे क्या जी। अब आगे चलते हैं। चट्टानों के प्रमुख प्रकार जो है से क्या है? अग्नाशय चट्टान, अवसादी चट्टान, ये तो बगल में दिल्ली है जो बोले वही है, यांत्रिक चट्टान, या इसी को हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। किसी को दिक्कत? अब आगे चलेंगे। अग्नाशय चट्टान के उदाहरण की अगर बात किया जाए, ग्रेनाइट। क्या होगा? कहेगा ग्रेनाइट कौन सी चट्टान में पाया जाता है? तो ये तो फंस जाता। अग्नाशय ग्रेनाइट, देखो ना तनिक तनिक मिलता जुलता लगता। ग्रेनाइट अग्नाशय थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? नहीं, अग्नाशय न, ग्रेनाइट न कैसे फंसा लीजिएगा। उसके बाद बेसाल्ट। क्या होगा? बेसाल्ट भी किसका उदाहरण है? अग्नाशय चट्टान का। क्या चीज का? उसके बाद पेगमाटाइट, ये किसका उदाहरण है? अग्नाशय चट्टान का। किसका? उसके बाद डायोराइट किसका उदाहरण है? अग्नाशय चट्टान का। किसका? तो बताइएगा अग्नाशय चट्टान का उदाहरण। हाँ, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और क्या है? पेगमाटाइट। एगो क्या हो जाएगा? डायोराइट। याद रखिएगा। काली मिट्टी का जो निर्माण जो होता है वह बेसाल्ट चट्टानों से होता है। कौन से चट्टानों से? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है कौन सी चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानों से होती है। और काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास की खेती। कौन सी खेती? और सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ? गुजरात। कहाँ? दूसर का स्थान महाराष्ट्र, दूसर का स्थान, और तीसर का कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ हुआ? आगे आते हैं। तो याद रखिएगा इसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है। किसमें? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कथी की प्रचुर मात्रा? लोहा। कथी की? लोहा की। याद रखिएगा
अब आते हैं अपसादी शैलों का निर्माण जो होता है कैसे होता है? शैलों के संरक्षण से, कथी से? प्राप्त अपछेदों को लगातार जमा होने से। माने देखिएगा, माने उसमें का जो कचरा उचरा जो अग्नाशय चट्टान में का जो निकलता है, उसी से जो कचरा उचरा का जम जाता है ना, इसी से कथी का निर्माण हो जाता है? अपसादी चट्टान। और जो अग्नाशय चट्टान कथी था? आग वाला आकर जम गया। कथी वाला? आग वाला। जैसे निकला ज्वालामुखी से निकला क्या? लावा, माने मैग्मा निकला। कथी निकला? अब मैग्मा देखिएगा वो एकदम बहुत जाता है, एकदम जे चीज उसके सामने आ जाएगा सबको एकदम आगे तो रहबे करता, ले जाकर कहीं गड्ढा में जाकर अगर जम गया तो हो गया वो कथी? अग्नाशय चट्टान। और उसमें का छीट फूट जाकर आगे जम गया अपसादी चट्टान। कौन चट्टान? उसी का माने अदरम गदरम वगैरह वगैरह हेन तेल नमटेन से बनाया जाता है। कौन सा चट्टान? अपसादी चट्टान। समझने वाला समझ जाएगा हेन तेल नमटेन क्या जी, पढ़े वाला आगे चलेंगे। चूना पत्तल, डोलोमाइट, बलुआ पत्तल, कोयला और कांगडोमरेट उदाहरण जो है सो कौन चीज का है? अपसादी चट्टान का। तो सुनिएगा, तो कहेगा चूना पत्थर किसका उदाहरण है? अपसादी चट्टान का। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अग्नाशय चट्टान का। किसका? अग्नाशय चट्टान का। उसके बाद अगर कहेगा बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अपसादी चट्टान का। किसका? अपसादी चट्टान का। उसके बाद कोयला किसका उदाहरण है? अपसादी चट्टान का। किसका? अपसादी चट्टान का। बोल रहे हैं ना सब आदमी? ऐसा नहीं बोलिएगा तो फिर जुल्मे हो जाएगा। उसके बाद डायोराइट किसका उदाहरण है? अग्नाशय चट्टान का। किसका? अग्नाशय चट्टान का। डरे कोई नहीं बोलना चाहता, जानते कल्ला कल्ला के हमले में को भी के बोल देते हैं। तो दिमाग को कीप कर रखे ना एकदम। तो वही बात बोल रहे हैं ना। अरे हम दोनों मिला के बोल रहे हैं। अरे आदमी से सुर्रा हो गए। एक जे है ना कुछ बोली अपसादी चट्टान, अपसादी चट्टान दूसरा मिलाइए। चलिए आप लोग बाकी बहुत अच्छे हो ना जी। आगे आते हैं। पेट्रोलियम जो है से पाया जाता है कौन सी चट्टान में? अपसादी चट्टान में। कौन सी चट्टान में? याद रखिएगा, पेट्रोलियम कौन सी चट्टान? याद रखिएगा। कोयला कौन सी चट्टान? अपसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? याद रखिएगा। ये सब कोयला पेट्रोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर कहता कभी सोना चांदी तांबा, इसे कौन सा चट्टान? अग्नाशय चट्टान। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बनाया जो गया था वह कौन सा चीज से बनाया गया था? लाल बलुआ पत्थर। आई किसका उदाहरण है बताइएगा? अपसादी चट्टान का। किसका? फरियाद जाना चाहिए। लाल किला बन रही तो कौन चट्टान से? बलुआ पत्थर से। कथी से? अब बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अपसादी चट्टान का। फरियाया क्या? नहीं फरियाया। उसके बाद आगे उसके आंतरिक शैलों का निर्माण जो होता है से क्या? रासायनिक क्रियाओं, ताप दाब आदि के कारण अग्नाशय एवं अपसादी शैलों से ही होता है। तो देखिएगा, अग्नाशय से बना कथी? अपसादी। और ये दोनों से, अग्नाशय और अपसादी से दोनों से बनेगा कौन? रूपांतरण। कौन बनेगा? फरिया गया। अग्नाशय कहाँ से बना? लवा से। कथी से? अपसादी कथी से बना? अग्नाशय से। कथी से? और रूपांतरण कथी से बना? अग्नाशय और अपसादी से, दोनों से। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। आंतरिक शैलों का उदाहरण क्या है बताइए? स्लेट। कथी? स्लेट। उसके बाद संगमरमर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे। संगमरमर किसका उदाहरण है? आंतरिक चट्टान का। ऑप्शन तीनों रहता। हाँ, रूपांतरण वही ना हुआ। अब ऑप्शन में रहता अग्नाशय चट्टान भी, अपसादी चट्टान भी, आंतरिक चट्टान भी। आ कहते इनमें से कोई नहीं, न तो इनमें से सभी या एक से अधिक, तो गड़बड़ा जाएगा। संगमरमर हमेशा याद रख ले रहिएगा। कथी का? आंतरिक का या रूपांतरण का। ठीक है ना। कोयला किसका? अपसादी का। किसका? और लोहा किसका? अग्नाशय का। किसका? एग्जाम में आएगा, छपेगा ही, ध्यान रखिएगा। नीस आते हैं। नीस का आंतरिक रूप है। नीस का आंतरिक रूप क्या है? ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। तो नीस का आंतरिक रूप क्या है? ग्रेनाइट। अच्छा, संगमरमर का आंतरिक रूप क्या है? चूना पत्थर। कौन पत्थर? तो संगमरमर का आंतरिक रूप क्या है? चूना पत्थर। क्वार्टेज के आंतरिक रूप क्या है? बलुआ पत्थर। कौन पत्थर?
तो क्वार्टेज यानी कि बलुआ पत्थर का रूप क्या है कि आंतरिक में बदलेंगे तो कौन सा क्वार्टेज हो जाएगा, क्या होगा। उसके बाद स्लेट का रूपांतरित कहा जाए तो ये क्या होगा, सैल, क्या होगा। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नाशय चट्टान में नहीं पाया जाता है। अब पाया जाएगा तो कहाँ बताइएगा, तो कपसादी चट्टान में कहाँ पाया जाएगा, तभी तो उसमें कहा जाता है ऐसे पेट्रोलियम पाया जाता है। कथी जीवाश्म ईंधन जानते हैं, जो किसी जानवरों या पेड़ पौधे वगैरह वगैरह के मर जाने से नीचे दब जाने के कारण वायु की अनुपस्थिति में ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है, या कह सकते जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है ना। पेट्रोलियम का निर्माण जो होता है तो बड़े बड़े समुद्र में होता है, कोयला यानी कि कोयला का निर्माण जो होता है से कहाँ, पृथ्वी पर होता है। जब भूकंप आता है तो जितना भी पेड़ पौधे जीव जंतु जो होता है से नीचे दब जाता है, ऊपरी दाब के कारण वायु की अनुपस्थिति में ही वह धीरे 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 सड़ जाता है और एक कहने का विशाल रूप ले लेता है, जिसको खदानों द्वारा हम लोग कोयला को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं ना। चलिए याद रखिएगा, तो कौन से कथी में नहीं पाया जाएगा, किसमें नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता किसमें, अग्नाशय में और रूपा। अब पाया किसमें जाएगा, अपसादी में, याद रहेगा ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसा कर रखिएगा आप लोग। आगे ज्वालामुखी, हाँ टेस्ट सैटरडे को होगा, बता दे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्पीडी का। अब आगे चलते हैं। ज्वालामुखी की अगर बात किया जाए, धरातल पर स्थिर एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलते थे। एक और बात बताइएगा, बहुत सुपर क्वेश्चन है। ज्वालामुखी फटता उस समय सबसे ज्यादा उद्गार किसका होता है, जलवाष्प का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका, जलवाष्प का, किसका, जलवाष्प। एकदम दिमाग में छाप लीजिए सभी आदमी। आगे ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्या, बताइएगा, क्रेटर। क्या कहलाएगा, जो छिद्र जो उद्गार होता है माने उद्गार छिद्र जो होता है माने छेद जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाते हैं, होल्डेरा। क्या कहलाएगा, सॉरी कल्डेरा। क्या कहलाएगा, कल्डेरा। क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय न भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है। अब बाहर निकल गया तो, अब ये बताए थे ना, अंदर रहेगा तो, अब बाहर निकला तो लावा। याद रखिएगा, ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जल वाष्प निकलता है क्या कहलाता है, धुआंरे। क्या कहलाता है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जल वाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेसर। क्या कहेंगे। उसके बाद ओल्डर फैथफुल एक क्या है बताइएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित क्या है, ग्लेशियर है। माने होते दरार ज्यादा होगा, क्या होगा, दरार ज्यादा होगा ना। अच्छा, हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है किसको, अलास्का को। याद रखिएगा, क्यूज का क्वेश्चन है, क्यूज का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछे थे उस दिन। जो हजार धुआंरों की घाटी किसे कहा जाता है, याद कीजिए। हाँ जी, हाँ कि ना, है ना। इसका आंसर होगा कथी, अलास्का। याद रखिएगा, हजार धुआंरों की घाटी कौन है, अलास्का, यूएसए। कहाँ है, यूएसए में। प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, ज्वालामुखी को। प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कौन है, ज्वालामुखी। एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, कौन ज्वालामुखी। अच्छा, सक्रिय का मतलब होता है हमेशा यह उद्गार होते रहता है। तो कौन कौन होगा बताइएगा, स्ट्राम्बोली तथा क्या है, एटना। ये कहाँ पड़ता है बताइए तो, इटली में। उसके बाद कोटो पैक्सी कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर। कहाँ पड़ता है, मोना लोआ कहाँ पड़ता है, हवाई द्वीप समूह कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। तो तीनों याद रख ले रहेगा। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम तीन गो के याद रखेगा। पहला का क्या है, पहला का क्या होगा, स्ट्राम्बोली। दूसरा का क्या होगा,
इतना। तीसरा का क्या होगा? कोटोपैक्सी। उसके बाद मोनो मोना लोआ, मोना लोआ। 4 गो याद हो गया। क्या गो याद हो गया? अच्छा बताइएगा कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद इटना कहाँ पड़ता है? इटली। तो ऐसे फंस जाता, इटली, इटना, इटली, इटना, याद होला? तो इटना कहता था इटली, फंस गया। इटना ऐठ का बोला कि इटना तो इटली। स्ट्राम्बोली याद रखिएगा, तथा स्ट्राम्बोली सब होती है ना। अच्छा कोटोपैक्सी कहता था इक्वाडोर, कोटोपैक्सी कहेगा तो, अब मोनोलोआ कहेगा तो हवाई द्वीप समूह कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। कहाँ पड़ेगा? सब इंपोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पीछे मेरी बात अगर आप लोगों को कानों तक जा रही है तो गौर कीजिएगा। क्या जी? बैरन द्वीप, हाँ। उसके बाद भूमध्य सागर पर प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता बताइए तो? स्ट्रम्बी यानी कि स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को। तो भूमध्य सागर पर, कौन सागर पर? सागर पर प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी भी 3 प्रकार का, चट्टान भी 3 प्रकार का, पृथ्वी के नीचे परत भी क्या प्रकार का? 3 टिकट महा विकट। आज IPL होने वाला है ना? नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोई आदमी IPL वगैरह वगैरह हेन तेन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। कुछ भी जीते क्या आपको बेनिफिट होगा क्या? कुछ जीतेगा, कोई भी जीतेगा, बेनिफिट है? बताइए कोई का बेनिफिट है तो? कोई जीते उसे मतलब नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हम अपन जो कर्म करेंगे वही हमको फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। हाँ छोड़ दीजिए, हमको कोई का देखना नहीं है मैच। आगे चलते हैं। हाँ विशेष होगा जब IPL खत्म हो जाएगा ना, तब पूरा उसका जीवनी एक बार पढ़ लेंगे, ताकि एग्जाम में आपका पूछा जाएगा तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बस लास्ट पे मेरी बात समझ रहे हैं? और हम क्वेश्चन करा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखना उखना कुछ नहीं है जी। झुट्टो के माथा के दर्द 2 घंटा लड़का सब वही में टाइम वेस्ट करते रहता। 2 घंटा में तेको सेट मरा जाएगा। और 3 घंटा आराम से सेट मरा कर उसका एनालिसिस भी कर लीजिएगा आराम से। इतना कोई सोचेगा नहीं। आई फलना के मैच हुआ चल, आई भर दिन चलते हुआ गर्दा हमारी पार्टी तो हमारू पार्टी का पार्टी आकर उसको आके एको दिन चाय भी पिला कर जाता है क्या? स्ट्रम्बोली स्थित है बताइए तो कहाँ? लिपारी द्वीप पर। कहाँ है? और स्ट्रम्बोली स्थित है कहाँ? लिपारी द्वीप। कहाँ पड़ता है? इटली में। अच्छा प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है से कौन है? फ्यूजियामा। कौन है? अब फ्यूजियामा कहाँ पड़ता है? जापान। ये फंस जाता है, फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा। और लिपारी तो इटली, लिपारी हाँ जी। उसके बाद आगे फ्यूजियामा जापान हो गया। उसके बाद आ जाता विसुवियस, ये क्या हो जाता? इटली। मैयान, मैयान हो जाता फिलीपींस। उसके बाद काकरा टोबा कहाँ हो जाता? सुंडा जल डमरू मध्य। आगे शांत ज्वालामुखी, याद रखिएगा कौन ज्वालामुखी? अच्छा शांत का मतलब ऐसे कहीं निकला कि नहीं निकला? नहीं, शांत नरेटिव कट्टल है बेचारा के कि, याद रखिएगा। तो शांत ज्वालामुखी कौन होगा बताइए तो? किलिमंजारो। कौन होगा? कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन कहते तो कैसी शांत ज्वालामुखी को इनमें से कौन होगा, या सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, ऐसे ऑप्शन में दे देता। और न तो डायरेक्ट कह देता किलिमंजारो कहाँ पर माने है तो अफ्रीका। कहाँ है? उसके बाद को सुल्तान कहेगा तो ईरान। को सुल्तान पोपा, पोपा कहाँ? म्यांमार। कहाँ? उसका चिम्बा राजो कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर। चिम्बा राजो कहाँ? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? हाँ कोटोपैक्सी। कौन पैक्सी? इक्वाडोर। कहाँ? यानी कि दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका जी? वही हुआ, इंग्लिश आप बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिणी अमेरिका। कौन अमेरिका? विश्व की सबसे ऊंची पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी कौन है? एकांक गुहा। कौन? एंडीज पर्वत पर है। कहाँ है? तो कहेगा एकांक गुहा कहाँ है? एंडीज पर्वत। कौन पर्वत? एंडीज पर्वत। तब विश्व की सबसे ऊंची
पर स्थित शांत, शांत के मतलब समझ रहे हैं, सर ये उसी के बारे में है ना, बोल रहा है उसको। शांत मृत ज्वालामुखी जो है सो कौन है, एकांक गुहा, कहाँ है, इंडीज पर्वत पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप, कौन द्वीप, अपने इतने भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है और वो कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और उसका नाम बताइएगा, बैरन द्वीप, कौन द्वीप, कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस स्थित है, कहाँ बताइएगा, अमेरिका के हवाई द्वीप पर, अमेरिका के हवाई द्वीप पर, अमेरिका के। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है बताइए तो, अमेरिका के हवाई द्वीप पे स्थित कथी, की लायू, कहाँ, की लायू, कहाँ पड़ेगा, तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित कौन है, की लायू। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है, भूकंप। ऐसे ऐसे डोर लग गया ना, कहे रे भाग रे भूकंप आया ना। अच्छा, भूकंप के सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, घर से बाहर रहना चाहिए, बिजली उजली के खंभे के नजदीक नहीं रहना चाहिए, खुले मैदान में रहना चाहिए ना, मेरी बात समझ रहे, क्या हुआ। उसके बाद आगे, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी, क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन, वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंप तरंगों का पता चलता है क्या कहलाता है, अधिकेंद्र, कौन केंद्र। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र कौन है, सिस्मो, हाँ सिस्मोग्राफ क्या है। भूकंप की तीव्रता का पता किया जाता है बताइए तो क्या चीज से, रिएक्टर पैमाने से, कौन पैमाने, पैमाने या रिएक्टर स्केल भी कह सकते हैं ना। इसका खोज जो किया गया था कब किया गया था, 1935 कब, 1900। अच्छा, रिंग्स ऑफ फायर कहाँ है बताइए तो, रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में ना, भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है ना, तो रिंग्स ऑफ फायर कहाँ है, प्रशांत महासागर में, और ये जो है भूकंप या ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है, कौन, रिंग्स ऑफ फायर। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहा जाता है, सुनामी ना। सुनामी का मतलब होता है एकदम ऊपर पानी आता है और दबाई सबको क्या करता है, ले चल जाता है, याद रखिएगा। तो सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी जो लहरें होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी। अच्छा, सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी, सुनामी जापानी, सुनामी जापानी, याद हुआ जी। आगे, हिंद महासागर में सुनामी आई थी कहिए बताइए तो, 2004 में, 2000, तो हिंद महासागर में सुनामी कब आया था, 2004 में। अच्छा, भूकंपीय तरंगे जो होती है क्या प्रकार के, 3 प्रकार के, एक होता है PSL, क्या होता है, PSL क्या होता है, प्राथमिक तरंगे क्या कहलाती है, पी तरंगे। प्राथमिक तरंगे कौन होती है, पी तरंगे होती है क्या, अनुदैर्घ्य, क्या होता है, ध्वनि भी अनुदैर्घ्य होता है, प्रकाश होता है अनुप्रस्थ, प से प्रकाश, अध से ध्वनि, याद रखिएगा। तो पी तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य, क्या होती है, एस तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ होती है, क्या होती है, अनुप्रस्थ। तो देखिएगा एस जो होगा, एस 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 प्रस्थ, एस प्रस्थ, एस प्रस्थ, पी धैर्य, धैर्य रख, पी धैर्य रख। उसके बाद एल कहता तो दोनों है, एल कहेगा तो अनुप्रस्थ भी है और अनु, इसीलिए तो इसको विनाशकारी कहा गया। सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग, कौन तरंग, आगे धरातल तक ही सीमित रहती है, कौन तरंग, एल तरंग, कौन तरंग, ठोस तरल एवं गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है, कौन तरंगे, माने तीनों माध्यम में कौन चलेगा, पी, कौन चलेगा, पी। आगे आते हैं, केवल ठोस माध्यम से गुजरती है कौन तरंगे, एस तरंग। पी जो है से तीनों माध्यम से, पी जो है से तीनों माध्यम से, एस जो है से ठोस माध्यम से, कौन माध्यम से। उसके बाद सर्वाधिक गति या आवृत्ति की होती है कौन, पी, कौन तरंगे, काफी गति से करेगा, पी, कौन, पी। उसके बाद सबसे कम गति या आवृत्ति की होती है एल तरंगे, कौन तरंगे, तो कहेगा सबसे कम गति किसकी होती है और सबसे अधिक किसकी, पी की, याद रखिएगा।
और सर्वाधिक विनाशकारी कौन होता है? एल तरंगे। कौन तरंगे? एल तरंगे। और अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचता है कौन? पी तरंगे। पी तरंगे तीनों माध्यम से चलेगा। कौन माध्यम से? हाँ, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव। सर्वाधिक भूकंप आते हैं कहाँ? प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आएगा? प्रशांत महासागर में। समान धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? पर्वत। क्या कहलाता है? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? आरावली की पर्वत है। क्या है? आरावली की पर्वत। चलिए पीछे से तैयार रहिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? पीछे पास एनीबडी? स्ट्रोम्बोली इज राइट आंसर। प्राकृतिक का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? पीछे एकदम तेजी से चलिए। पास है? बोलिए। ज्वालामुखी। किसको कहा जाता है? भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हमको लगता है समझ के चले या बारी बारी से। ग्रीक भाषा। कौन भाषा? भूपट्टी में ऑक्सीजन की कितना प्रतिशत है? किसका क्वेश्चन? ऑप्शन चाहिए तो बोलिएगा। ऑप्शन 40%, 50%, 46.60% या 48.60%? पीछे 46.60%। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, केनोलॉजी, पीटोलॉजी, पेडोलॉजी? सिस्मोलॉजी। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? मेटल, रियाल, क्रस्ट, क्रोड? क्रोड। आगरा का किला स्थित पत्थर बना हुआ है कौन सा पत्थर से? जी, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? एकांक गुहा, किलिमंजारो, कोटोपैक्सी या चिंपाराजो? जल्दी बोलिए। एक नंबर एकांक गुहा। बोलिए। एनीबडी? कोटोपैक्सी। कौन पैक्सी? आगे। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व बताइएगा। 2.7, 2.5, 6.6 या 8.4? बोलिए बोलिए। 2.5। इट इज रॉन्ग। एनीबडी? एनीबडी? 5.5। 5 पृथ्वी के प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है कितना डिग्री? 1 डिग्री। सही है। आगे। पृथ्वी के आयु ज्ञात करने की विधि क्या होती है? कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, पारा डेटिंग और जी बताइएगा कौन सा डेटिंग? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? पीछे बताइए तेजी से। कार्बन डेटिंग या यूरेनियम डेटिंग? दोनों में बताइए। दोनों? एनीबडी? यूरेनियम डेटिंग। कौन होगा? उसके बाद आगे। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? अग्नाशय में, हम बोले थे जो इसी क्वेश्चन नहीं आएगा। रूपांतरित में, क्यांतरिक में या अपसादी में? चट्टान जीवाश्म की बात हो रही है। अपसादी में। तेल उल वाला यही अपसादी में ही। उसके बाद आगे। पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? किसका क्वेश्चन प्रियंका आपका है? अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है या दोनों है? इनमें से कोई नहीं। अनुदैर्ध्य इज राइट आंसर। उसके बाद ओल्ड फैथफुल ग्रेस कहाँ स्थित है? किंग्स गार्डन, एलो स्टोन पार्क या ग्रीन स्टोन या डेड स्टोन? बोलिए। एलो स्टोन। क्या होगा? फिर से एक बार आपका क्वेश्चन है। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? इटली, इक्वाडोर, जापान या हवाई द्वीप पर? हवाई द्वीप इज राइट आंसर। आगे। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ओनिकरी मनीषा आपका क्वेश्चन है। रॉकी, एंडीज, आरावली
अरावली, ताला लॉक किया जाए। चलिए, अरावली इज राइट आंसर। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत कितना है? 2.5। ठीक है। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? किसको? जी बोलिए जोर से। हिकेटियस इज राइट आंसर। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यहाँ सुनामी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, हम यादो करवाए थे। दूसर बोलेगा तो जापानी इज राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है आपसे, भूपट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुई है? बेसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट, अग्नाशय या रूपांतरण? बेसाल्ट। ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक होते है, कौन है? ऑप्शन, नरकोंडम, पंबन द्वीप, न्यू मोर द्वीप, बैरन द्वीप। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, हम जिससे क्वेश्चन कहते हैं वो नहीं बोल पाता है, दूसरे लोग लेता है। कौन द्वीप? बैरन द्वीप। एक और क्वेश्चन, कोई आदमी नहीं बोलिएगा। जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन सुनिएगा, केंद्र, क्रोड, ग्रेस या अधिकेंद्र? अधिकेंद्र इज राइट आंसर। ग्रीस ऑफ फायर किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या हिमालय क्षेत्र? प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? अपसादी चट्टान इज राइट आंसर। मेंटल का निर्माण किससे हुआ? सुनिएगा, मेंटल का निर्माण किससे हुआ? पागल वाला नहीं है, मेटल, मेंटल माने पागल ना। अच्छा, मेटल का बताइएगा तो ऑप्शन सुनिएगा, लोहा निकिल, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका और एल्युमिनियम या सिलिकॉन और एल्युमिनियम? एनीबॉडी, कोई भी आदमी? मैग्नीशियम, सिलिका। और पृथ्वी पर जल का कुल कितना प्रतिशत है बताइएगा? जल कितना प्रतिशत? 29, 78, 27, 71? 71। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र को क्या कहते हैं? मैग्मा, मेटल, उसके बाद कैल्डेरा या क्रेटर? क्रेटर होगा। मैग्मा केकरा कहै छै? अंदर रहे छै, बाहर निकल तो लावा बनल, तब क्वेश्चन समझियो। उसके बाद आगे, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? पीछे, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? ये समय ऑप्शन चाहिए, लावा, मैग्मा। तब सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन होती है? कौन तरंग? तरंग क्या होता है? PSL, बोलिए एल। ठीक है। उसके बाद आगे, भूकंपीय तरंग मापने का पैमाना होता है क्या चीज से? रिएक्टर स्केल से, मैनोमीटर से या मॉडली स्केल से या बर्नौली स्केल से? रिएक्टर स्केल। अच्छा, रिएक्टर स्केल इज राइट आंसर। ये अच्छा दिमाग लगेले है राते वाला। अरे, उसके बाद आगे, इस तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? कोई आदमी पीछे जिनका बारी, कौन तरंग? अच्छा चलिए तो तुरंत पूछ लेते हैं, इस तरंगे किस प्रकार की तरंगे? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? जी। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है? 70, 6300। आगे बताइए, कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में चलती है? पी तरंगे। कौन तरंगे? बोलिएगा तो याद होगा। उसके बाद, क्रोड का निर्माण किससे होता है? नहीं, क्रोड, नीफे, निकिल और लोहा, निकिल और लोहा। किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है? वो पी तरंग। कौन तरंग? सबसे तेजी किसकी? पी। सबसे कम? एल। उसके बाद आगे, व्यवस्थित यानी कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरेथोस्थेनीज को। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है बताइएगा? मेटल, नीफे, क्रोड या क्रस्ट?
क्रस्ट। क्या? सियाल का निर्माण किससे से होता है बताएगा? सियाल, आंसर ए में है, सिलिकॉन और वाह वाह, हमको लगता है कुछ ना कुछ तो सीख गए आप लोग। सुपर, सभी आदमी सीख रहे हैं ना? आप लोग लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। ओके, हाँ जी। संगमरमर का निर्माण किससे होता है बताइएगा? चूना पत्थर। क्या चीज से? संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर। उसके बाद आगे, बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार के छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? कैलडेरा। क्या कहेंगे? कैलडेरा। क्या कहेंगे? और छोटका को क्रेटर, छोटका के और बड़का के कैलडेरा। भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, कौन सा तरंग? एस तरंग। कौन तरंग? हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी बता दीजिए? 26 दिसंबर 2004। 2000 हो गया। तो आज के सेवा इतना ही, 44 को क्वेश्चन था, है ना? आ जाइए, इसके बाद मैंने जो पढ़ना है इसे फिर पढ़ लीजिए ना।